Hello everyone, welcome to Challenger classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे अपने इस लेक्चर सीरीज में, है ना। और वहां पे हमने क्या कवर कर लिया था? वहां पे हमने एक जो पोर्शन था मेजर गैल्वेनिक सेल्स वाला वो कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि गैल्वेनिक सेल कैसे उसका आइडिया सेटअप हुआ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे आया, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हर बार वो सेल बनाना तो पॉसिबल नहीं है। देन उसका पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो हम उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा के कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो क्या करें, तो हमने नर्स इक्वेशन अप्लाई करी थी, है ना। फिर नर्स इक्वेशन से हम लोगों ने क्या रिलेट किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और गिब्स फ्री एनर्जी को। तो अब ये सब तो अलग सेगमेंट था। जो दूसरा सेगमेंट है यहाँ का वो क्या है, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस से आप लोग क्या समझते हो? कंडक्टेंस मतलब वो होता है क्या कि सर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट अपने थ्रू कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करवा सकता है। पढ़ते थे ना कंडक्टर्स, मेटल्स आर कंडक्टर, मतलब गुड कंडक्टर क्या, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं अपने थ्रू, है ना। तो ये क्यों आ रहा होगा भाई, ये है हमारे पास। तो देखो कंडक्टेंस जो है हमें पढ़नी है सॉल्यूशंस की मेनली, क्योंकि हम लोग सेल में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने थ्रू कितना इजीली चार्ज का फ्लो करा सकता है। एक तो कहां से होता है, एक होता है इंटरनल सर्किट जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है वाया सॉल्ट ब्रिज, और एक होता है एक्सटर्नल सर्किट जो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वायर। तो वायर का तो काम ही है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग तरीके के होंगे। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो उनका क्या होगा, उनका अलग अलग कुछ पोटेंशियल होगा करंट को फ्लो कराने का। अब सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट नहीं पता? इलेक्ट्रोलाइट पता होना चाहिए यार, सॉल्यूशन में बताया था। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लिक्विड मीडियम में या एक्वस सॉल्वेंट में जाके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, है ना। वीक आइंस हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो फुली डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस जो है वो दो वजह से हो सकती है। पहला है मेटेलिक कंडक्टेंस और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। सर मेटेलिक कंडक्टेंस किस वजह से होती है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किस वजह से होती है, ये बता दीजिए जरा। तो तुम मुझे बताओ मेटल्स में करंट क्यों फ्लो करेगा, मेटल्स में करंट क्यों फ्लो करेगा? क्या ऐसा चीज है वहां पे जो हमें हेल्प करा रही है कि भाई मेटल से करंट फ्लो हो जाए? बताओ, मेटल्स में ऐसी क्या चीज है जो करंट फ्लो करा रही है? करंट फ्लो तब होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे। आपने सेल में देखा था इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन क्या थे, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स थे। अब मुझे बताओ क्या मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? मेटल की तो टेंडेंसी ही होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मतलब मेटल्स के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टेंस किस वजह से होता है? मेटेलिक कंडक्टेंस जो होता है इट इज किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ या मोशन ऑफ क्या, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होती है कंडक्टेंस। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, डिफरेंशिएट करने को आ जाएगा, साथ साथ ही पढ़ेंगे हम। अब मुझे बताओ मेटेलिक कंडक्टेंस में मतलब मेटल्स तो कैसे फ्लो करा रहे हैं करंट को, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट किस वजह से फ्लो होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है भाई, उनके पास आयंस है, और आयंस भी कैसे हैं, चार्ज पार्टिकल है कि नहीं। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होगी वो किस वजह से होगी, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना। आयंस का मूवमेंट कहाँ पे, इट इज द ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलिटिक
सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयंस मूव करेंगे, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा, है ना, तो कंडक्टेंस होगी। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम? देखो आयंस की वजह से हो रहा है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? देखो बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रहे हैं हम, जैसे पॉइंट वहां लिख रहे हैं वैसे यहाँ लिख रहे हैं, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं सर क्या? आयनिक कंडक्टेंस, क्योंकि आयंस की वजह से हो रहा है ना, तो इसको क्या बोल दोगे? इसको बोल दोगे आयनिक कंडक्टेंस। तो समझ में आया? मेटल्स के केस में करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की वजह से में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की, क्या बोल रहे हो सर, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में करंट फ्लो होगा आयंस के मूवमेंट की वजह से। इसको हम आयनिक कंडक्टेंस भी बोल देंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोल देंगे। अब आपने देखा था कि वो जो डिपॉजिट हो रहा था मास इलेक्ट्रोड्स पे, वो किस वजह से हो रहा था? वो आयंस के मूवमेंट की वजह से हो रहा था, है ना। तो मेटेलिक कंडक्टेंस में कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि कोई भी डिपोजिशन प्लेस नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? नो मास ट्रांसफर बोल दो, या फिर आप बोल दो क्या? केमिकल डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब किसी चीज का डिपॉजिट होना। तो यहाँ पे क्या होता है? ना तो कोई सेलुलर रिएक्शन होती है जिस वजह से मास ट्रांसफर हो जाए, ना ही यहाँ पे आयंस एक जगह जाके इकट्ठा होते हैं, तो केमिकल डिपोजिशन टेक्स प्लेस। ना ही यहाँ पे मास ट्रांसफर होता है, ना ही यहाँ पे केमिकल डिपोजिशन होता है। बट यहाँ पे आपने देखा था क्या होता था? कॉपर 2+ आयंस को इलेक्ट्रॉन दिखते थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेते थे? अपने आप को रिड्यूस, और कॉपर सॉलिड में बना के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता है? मास ट्रांसफर कह लो या फिर डिपोजिशन कह लो, केमिकल डिपोजिशन होता है। तो हम लिख देंगे क्या? केमिकल डिपोजिशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे केमिकल डिपोजिशन होता है। तो ये हमने दूसरा पॉइंट बना दिया। अब जगह खाली है सर, तो एक पॉइंट और बता दो। भाई जगह खाली की वजह से नहीं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बताएंगे आपको। जगह तो क्या है, फिर से रब करके फिर से आ जाएगी जगह, ठीक है। तो अब जो थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टेंस में? टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा इन दोनों टाइप की कंडक्टेंस में? देखो अगर आप मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो रैपिड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट रैपिड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे किसी कंडक्टर में मूव कर रहे होंगे ना, वायर वगैरह में, मेटल का कोई पीस होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की जब एनर्जी बढ़ेगी, एक तो था भाई आपके पास कम एनर्जी थी, आप चुपचाप चल रहे थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी बढ़ा दी तो आप झटपट मूव करोगे। झटपट मूव करोगे तो इधर उधर क्या है, वॉल्स से आप कोलाइड भी कर सकते हो। तो सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स के केस में। जब इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट तेज हो जाता है, और मूवमेंट तेज होने की वजह से वो ज्यादा कोलिजन्स करने लगते हैं विद द वॉल्स ऑफ द मेटल सरफेस, जिसकी वजह से क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि कंडक्टेंस किस वजह से थी? इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर कोलाइड कर रहे हैं तो मूव तो नहीं करेंगे ना, अपना रास्ता भटक गए। रास्ता भटक गए मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हुए, और इसी मूवमेंट के रुकने को या ऑब्स्ट्रक्शन को मूवमेंट में हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज जब करते हैं तो क्या होता है? कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, कहाँ पे डिक्रीजेस? इन केस ऑफ मेटल्स। मेटल के केस में डिक्रीज हो जाती है। वहां देखो क्या होगा, वहां पे क्या होगा? आयंस है। अब आयंस तो इलेक्ट्रोलाइट में फ्रीली, एक जब समुद्र है, समुद्र में आप स्विम कर रहे हो, है ना, तो अब आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो आप और ज्यादा तेज स्विम करोगे, वहां वॉल्स थोड़ी है ओशियन में, है ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के केस में आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। अब मोबिलिटी मतलब है उनकी स्पीड। अगर आयंस ज्यादा तेज मूव करेंगे तो ज्यादा जल्दी करंट फ्लो करवाएंगे, यानी कि उनका कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है?
जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो आप, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, ड्यू टू इंक्रीज इन, किस वजह से, क्योंकि जो आयंस की मोबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो आपने देखा अगर डिफरेंशिएट करने को आएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस, तो कर दोगे ना, पहला पॉइंट बना दोगे किस वजह से होता है उसमें कंडक्टेंस, दूसरा बता दोगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं या नहीं होती हैं, तीसरा बता दोगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस समझ में आ गया, उसको नोट कर लो, थ्योरेटिकल था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो न्यूमेरिक मतलब थ्योरी कमी होगी, फिर भी है अच्छी खासी। और तुम्हें बताया ही है ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज वाला है फिजिकल और इनऑर्गेनिक में। बाकी सारे चैप्टर 7 मार्क्स के हैं, ये 9 मार्क्स का है, तो कुछ ना कुछ ज्यादा कंटेंट तो होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑर्गेनिक कहोगे सर, ऑर्गेनिक अभी पता नहीं भाई, देखा नहीं है कितने का है मतलब, लेकिन हाँ अभी अभी तक जो मैं देखा है उसमें ये सबसे ज्यादा वेटेज का है। चलो इसको रब करते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है क्या है, वो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस तो सर आपने बता दिया, कंडक्टेंस का मतलब तो था कितना स्मूथली करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो लोग हैं ना रेजिस्टेंस नाम के, ये उस करंट का फ्लो होने से दिक्कत पैदा, उन्हें दिक्कत होती है, कहते हैं भाई तुम मूव मत करो, मतलब उनके रास्ते में रोड़े का काम करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन ये तो सर थ्योरेटिकल बात हो गई, ये तो हमें पहले से पता थी, तुम्हें न्यूमेरिकल बात भी पहले से पता थी। बताओ रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से, और रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, तो अगर मैं आर के केस में बात करूं तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसके थ्रू भी आप करंट पास करा रहे हो, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी कंडक्टर या इलेक्ट्रोड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब इन दोनों को आप जब कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है तो हटाते हैं, तो वहां पे क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट कौन होता है, रो एल अपॉन ए, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है रो एल अपॉन ए। यहाँ पे एल क्या था, इलेक्ट्रोड बोल दो या कुछ भी बोल दो, तो एल क्या है यहाँ पे, एल है लेंथ ऑफ सब्सटेंस या इलेक्ट्रोड जिसकी वजह से भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो जिस सब्सटेंस लिख देता हूँ। और ये क्या है उसी चीज का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब जो जैसे ये है ना मार्कर हमारा, तो इसके जो ऊपर सरफेस पे है ना उसका एरिया कितना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सरफेस का, और ये सब ये वाला भी है ना। और रो तुम्हें बता ही दिया क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट बताओ क्या होती है, पढ़ते हो आ रहे हो यार इसको तो। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है सर ओम, है ना। कैसे इसको और बनाते हैं, इसको ऐसे, मैं तो ऐसे बनाता हूँ, तुम जैसे चाहो ऐसे बना लेना। तो यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, ओम है। आई बात समझ में। ये तो क्या था सर, रेजिस्टेंस था। अगर कोई थ्योरेटिकली डिफाइन करने को बोलता है तो कैसे कर दोगे, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द मूवमेंट ऑफ करंट। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। जितना ज्यादा कंडक्टर होगा लंबा, उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, है ना। ठीक, तो ये बात है। और लेकिन अगर इसमें इसकी जो वो बढ़ जाएगा एरिया, मतलब इसके बीच में जो पाथ है इसका लेंथी तो है, लेकिन अगर वाइड हो जाएगा तो तुम इजीली मूव कर जाओगे ना, कोई इधर से धक्का लगाएगा तुम उधर से, इधर से रोकेगा तुम उधर से निकल जाओगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। मतलब एक इतना सा रास्ता है तुम्हें निकलना है, उसमें तुम्हारे को वो भी खड़े हैं रोक लगाने, रोक टोक करने वाले। एक इतना बड़ा रास्ता है, कोई इधर से रोक लगाएगा इधर से निकल जाओगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, एरिया के इनवर्सली। अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, मतलब दिक्कतें ज्यादा होंगी मूव करने में। और एरिया ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कंबाइन किया, कांस्टेंट हटाया,
प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया जिसका नाम क्या है, रो, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, देखो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, रो को इधर ही रखो, है ना, इन सबको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, आर, ए ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन एल। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि इफ जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो 1 सेंटीमीटर है, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, है ना। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी कैसे, देखो डेफिनेशन बनाना सिखा रहा हूं, देखो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस of a substance having unit area of cross section and unit length, है ना। अगर यही बात आप इलेक्ट्रोड के केस में बोलोगे तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड यूनिट लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है किस केस में, जब आपका जो सब्सटेंस है उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो यहां से मुझे यूनिट बताओ क्या आ जाएगी इसकी, यूनिट कैलकुलेट करो। देखो रो की क्या होती थी, मतलब रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है ना। एरिया की क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होगी, सेंटीमीटर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, ओम सेंटीमीटर। इसको कैसे लिख दोगे तुम, ऐसे भी लिख सकते हो, ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम सेंटीमीटर आ गई, है ना। और रेजिस्टेंस की क्या आई थी, ओम आएगी। बात समझ में आई, देख लो यहाँ पे। एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज है, इसको हम बोलते हैं क्या, एल अपॉन ए। एल अपॉन ए को डिनोट करते हैं हम किससे, सेल कांस्टेंट से। क्योंकि अगर कोई सेल है ना, तो उस सेल की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो फिक्स रहेगा ना। सपोज करो ये सेल है, इसमें तुम इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग डाल सकते हो, लेकिन इस सेल की जो लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो तो हमेशा सेम रहेगा। तो सेल कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं हम, एल अपॉन ए से। और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है, ऊपर सेंटीमीटर आ जाएगा, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ जाएगी, 1/सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है, दिख रहा है उधर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, और रेजिस्टिविटी मतलब उसी का कांस्टेंट है, कब, मतलब एक तरीके की रेजिस्टेंस है कब, जब आपका जो इलेक्ट्रोड है या सेल है उसका जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बात समझ में आ गई यहाँ से, ठीक है। और अगर सॉल्यूशंस के केस में बात करो तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन। तो एरिया होता है 2 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन, एक डायमेंशन आ गई लेंथ, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप और कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे भी डिफाइन कर सकते। ठीक है, लिखवाऊं क्या, सुन लो कि रेजिस्टिविटी is the resistance of the electrolytic solution containing 1 सेंटीमीटर क्यूब of the electrolyte। ये यूनिट हो गई ना वॉल्यूम की, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देख लो। इसका जस्ट अपोजिट कौन होता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो तो सर हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट, हमें पढ़ना है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। देखो कुछ नहीं है, कंडक्टेंस जस्ट अपोजिट है, मतलब जस्ट रेसिप्रोकल है काय का, रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टेंस क्या है सर, कंडक्टेंस कुछ नहीं है, कंडक्टेंस है तो वैसे बहुत कुछ, बुक में इसे जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जी से भी डिनोट करते हैं हम इसको, यहाँ पे ऐसे लैम्डा से भी
डिनोट कर रहे होंगे, ये इसका डिनोशन है, ठीक है। कंडक्टिविटी को काप्पा से करते हैं, ऐसा होता है ना स्मॉल के जैसा, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस सर है रेसिप्रोकल काय का, या इनवर्स बोल दो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ नहीं बस रेजिस्टेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो देखो क्या है, जी को हम जी कह लो या वो कह लो लैम्डा 1/r, आर क्या होता था, आर होता था रो एल अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन में ए यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो कंडक्टेंस क्या आ गया, कंडक्टेंस आ गया यहाँ पे आपके पास में 1/रो और ए अपॉन एल। आया कि नहीं आया बताओ, तो ये आ गया आपके पास। अब मुझे बताओ यहां से यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट भी तो निकालनी है। देखो 1/रो, रो की यूनिट क्या थी, रेजिस्टिविटी की क्या थी, ओम सेंटीमीटर, और इनकी क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी कितनी है, सेंटीमीटर। तो देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो ओम ऊपर चला जाएगा, तो ओम इनवर्स। तो यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट हो जाती है आपके पास ओम इनवर्स। इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको उल्टा करके भी एक नाम दे देते हैं मोह, MHO, है ना। एक और नाम होता है इसका सीमन, एस से डिनोट करते हैं। तो 3 यूनिट है कंडक्टेंस की, या तो आप ओम इनवर्स से डिनोट कर दो, या इसको जस्ट पलट के लिख दो, मोह कर दो, है ना, मोह मोह के धागे कर दो यहाँ पे, या फिर सीमन, उसको एस से डिनोट करते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, कंडक्टेंस था, है ना। ऐसे ही क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ काय का, रेजिस्टिविटी का, बस। तो हम रेजिस्टिविटी की तरह इसको कर देंगे, है ना। तो कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट कर रहे थे, काप्पा से, ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या था, यहां से देख लो, रेजिस्टिविटी ये था आर रो एल अपॉन ए, तो रो क्या था, आर ए अपॉन एल, ऐसे ही तो था। अब आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है ओम, इसकी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी होती है सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास, रो की ओम, ओम सेंटीमीटर यही तो होती थी, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। जिसको आप कैसे लिख सकते हो, मो सेंटीमीटर इनवर्स, या जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या थी, ये यूनिट थी काय की, कंडक्टिविटी की, है ना। और अगर मैं रो को डिफाइन करूंगा तो कैसे कर रहा हूं, 1/r, ठीक है, और ए नीचे ये उसके साथ है, यहाँ पे क्या है, ये ए के साथ में ही है ना, ऐसे है, क्योंकि रो तो है ना, आर ए अपॉन एल, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो तुम्हारे को क्या पता लगा कि सर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कुछ नहीं, बस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अपोजिट है। अब अगर मुझे कंडक्टिविटी मतलब और अच्छे से, जैसे मैंने रेजिस्टिविटी डिफाइन किया था वैसे डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे बताओ। तो देखो यहाँ पे वही चीजें तुम लगा लो कि तुम्हारे पास एरिया क्या है, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगी, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसको ही 1 ml के इक्वल बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, लिख लो कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस है, इज द कंडक्टेंस ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू ऑल द आयंस, कहाँ पे, ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml ऑफ
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो भी आयंस होंगे और उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी उसको ही हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी डिफाइन करना आ गया। तो ये होता है आपके सामने क्या, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। इसको कापा से डिनोट करते हैं, इसको जी से भी करते हैं और लैम्डा से भी करते हैं, इतना देख लो। फिर मैं आपको कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। चलो चले आगे, लिख लिया, इतना सब लिख ही रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, नोट कर लो, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है वो देखो आप यहाँ पे। देखो हमें पता है कि अगर हम बात करें कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की, तो वो क्या है, वो कंडक्टिविटी है जिसको आप कापा से डिनोट कर रहे हो। अगर मैं बात करूं, अब मुझे 1 ml सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी दे दिया है, मान लो कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन या 20 ml सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, उस वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। और इस वाली कंडक्टेंस को अगर मैं लैम्डा से डिनोट कर रहा हूं, तो यहाँ पे लैम्डा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेयर लैम्डा जो है वो कंडक्टेंस है ना, और ये क्या है, कापा क्या है, कापा है आपके सामने कंडक्टिविटी। अब कितने भी वॉल्यूम की आपको कंडक्टिविटी निकालनी हो आप निकाल दोगे, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वाला फॉर्मूला समझ आया, कहां से आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टेंस थी उसको हम कंडक्टिविटी बोलते थे, तो कैसे डिनोट कर दिया। अब अगर सॉल्यूशन फिक्स नहीं है, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, कुछ भी अमाउंट है, 20 ml या 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके लिए क्या करोगे, यूनिटरी मेथड लगाओगे, v से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कापा इंटू वी हो गया। तो इस वाले का जो कंडक्टेंस आया उसको मैंने लैम्डा से डिनोट किया है, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया। बताओ समझ आया ये वाला फॉर्मूला या नहीं। ये वाला फॉर्मूला आगे यूज करूंगा मैं मोलर कंडक्टिविटी बताने के लिए, तो इसलिए ध्यान रखना है इसको, कापा इंटू वी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो 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 रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। स्क्रीन लॉक। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, वो है मोलर कंडक्टिविटी। अब सर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर पता है क्या होता है, मोलर होता है यूनिट, किस चीज की, मोलैरिटी की। जब मैंने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया होगा आपको, तब मैंने लिखवाया होगा कि 1 मोलर सॉल्यूशन है ना। क्या मतलब होता था इसका, कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने डिसॉल्व कर रखा है। तो मोलैरिटी की यूनिट मोलर भी होती थी और मोल पर लीटर भी होती थी। तो मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, तो इसको ऐसे डिफाइन कर दो ना, कंडक्टिविटी को कैसे किया था, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो भी आयंस हैं उसकी वजह से जो कंडक्टेंस थी उसको मैंने कंडक्टिविटी बोला था। अब कोई भी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 कब होगी, जब आप उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करोगे, है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करोगे। तो मैं इसको ऐसे ही डिफाइन कर देता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इट इज द कंडक्टेंस व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is dissolved in इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। या ऐसे भी बोल लो कि इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस
प्रेजेंट इन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आइंस प्रोड्यूस होंगे सॉल्यूशंस में, और वो जो करंट कंडक्ट करवाएंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों ही ठीक है, जिसको चाहो उसको यूज कर लेना, है ना, दोनों डेफिनेशन ठीक है। डेफिनेशन से ज्यादा समझो मोलर कंडक्टिविटी है क्या। मोलर कंडक्टिविटी तब है सर जब आपके पास ये अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और इसमें जो सॉल्यूट है वो कितना है, अगर वो 1 मोल है तो वहां पे जो कंडक्टेंस आएगी उसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब सर इसका फॉर्मूला भी बता दो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, अगर मैं बोलता हूं कि लेट मोलैरिटी बी, सी बोल दो या एम बोल दो, कंसंट्रेशन होता है ना, बुक में सी दिया है, मोलैरिटी भी एम कर लो या सी कर लो, जो चाहो वो कर लो। सी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन है ना, और मोलैरिटी भी एक तरीके का कंसंट्रेशन टर्म होता है। तो मैं बोल रहा हूँ मोलैरिटी क्या है, सी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास क्या है, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने में डिसॉल्व है। मोलैरिटी कैसे बताते थे आप लोग बताओ, मोलैरिटी कैसे बताते थे? मोलैरिटी हम बताते थे सर कि कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ऐसे बताते थे कि नहीं बताते थे बताओ। ठीक है, तो हमने मोलैरिटी कितना मान लिया, हमने मोलैरिटी मान लिया सी। अब यहां से हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें अभी तक कौन सा वाला फॉर्मूला पता है, हमें सर ये वाला फॉर्मूला पता है। कौन सा वाला, लैम्डा इज इक्वल्स टू कापा इंटू वी वाला, हमें ये फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे अगर हम वी की वैल्यू लगा दें तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो हमारा काम बनने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वी की वैल्यू लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी कि लानी पड़ेगी। तो अगर मोलैरिटी सी थी, कुछ भी थी, है ना, तो उसकी वॉल्यूम कुछ रही होगी वी। ठीक, तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास मोलैरिटी 1 है, यानी कि 1 मोल है, जब मोलैरिटी आपके पास कितनी है, जब मोलैरिटी 1 मोलर है तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपके पास, है ना। तो आपके पास वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो आपके पास वॉल्यूम हो जाएगी सर 1 लीटर, या फिर 1000 ml, या इसी को आप लिख लोगे क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यानी कि 1 मोल जो मतलब जब 1 मोलर सॉल्यूशन है तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या है मेरा कहने का, यहाँ पे देखो, मतलब मेरा ये है कि अगर इन 1 मोलर सॉल्यूशन वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब मैं बात करूं कि कोई भी मान लो m मोलर सॉल्यूशन है, m मोलर सॉल्यूशन है, ठीक, तो वहां पे वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, देखो, मतलब ये m मोलर के लिए था, अब 1 के लिए निकालूंगा क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है ना। यहाँ पे लिख लो, इसको m कर लो, देखो इसको कर लो m, कि अगर आपके पास m मोलर सॉल्यूशन था तो वहां पे वॉल्यूम कितनी थी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब थी। ठीक, और अगर मैं बोलूं अब क्या, अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम हो जाएगी सर कितनी, 1000 अपॉन, ये क्या 3 4 जीरो की बना दिए ये, तो 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, दिख रहा है इधर, हाँ। इसको समझो, देखो ऐसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है आपने। ठीक, ये जनरल केस बता रहा हूं। तो मोलैरिटी 1 कब होगी, जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ठीक, तो समझ में क्या आया, मोलैरिटी 1 है तो 1 m का मतलब क्या है, यहाँ पे मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएगा, तभी तो मोलैरिटी 1 आएगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जब नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे और वॉल्यूम 1 लीटर होगा तभी तो मोलैरिटी 1 आएगी। तो मैंने यही बात यहाँ लिखी है, उसको एक्सपेंड करके मैंने बोला कि अगर मोलैरिटी 1 मोलर है
मतलब मोल्स 1 मोल है, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। उसको और मैंने खोल के लिखा तो 1000 ml या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने ये बोल दिया कि अगर मेरे पास, क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे m मोलर सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं 1 मोलर सॉल्यूशन की बात करूं तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया और 1000/m कर दिया। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था, लेमडा, अब मोलर कंडक्टिविटी आ रहा है तो m लगा देना, कापा इंटू वी। ठीक है, और v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके इक्वल हमने निकाल लिया, 1000 अपने मोलैरिटी के। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन में मोलैरिटी। ये नहीं भी समझ आता है तो बुक में ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, उसको मैंने समझाने की कोशिश करी। नहीं आता है तो फिर इसको अल्टीमेटली आपको याद ही करना पड़ेगा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में क्या, अपॉन में मोलैरिटी। देख लो, इसको नोट कर लो, फिर इस पे क्वेश्चन कराते हैं। अच्छे से देख लो क्या है इसमें, जिस पे क्वेश्चन कराएंगे आगे। मोलैरिटी सी थी, मतलब सी लिखा है ना तो सी कर दो वहां पे, या मोलैरिटी को एम कर दो, मोलैरिटी को एम लिख लो। अगर सी लिखते तो फिर यहाँ पे भी सी आता, यही बात मैंने बताई है। ठीक है, तो एम मोलर था, एम मोलर सॉल्यूशन था, 1 लीटर वॉल्यूम थी उस टाइम। ठीक है, तो ये बात है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डेफिनेशन ध्यान रखना। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन से समझाता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20, माइक देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl। तो 0.20 m का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मोलैरिटी दे दी है ना, यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको मोलैरिटी दे दी है। ठीक, कितनी, 0.20, यानी कि आपको m की वैल्यू दे दी है इन्होंने। ठीक है, और क्या दिया है, कंडक्टिविटी दी है। कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते थे, कापा से। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है 0.0248, मतलब दिया ही है, होता क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, कापा से। हमें निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में क्या, अपॉन में उसकी मोलैरिटी। फॉर्मूला आपको पता है, सारी वैल्यूज पता है, लगा दो, क्या आ जाएगा, कापा की वैल्यू कितनी है, 0.0, केवल 0 है, 0.0248। ठीक है, इंटू क्या है, इंटू 1000, और अपॉन में क्या है आपके सामने, अपॉन में है आपके सामने मोलैरिटी, जो कि कितनी गिवन है, 0.20। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा क्या, मोलर कंडक्टिविटी। देखो कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, तो क्या है, 0.0248 इंटू 1000 इज इक्वल टू, ये आ रहा है, ऊपर आ रहा है 20, ये तो दीवार ऐसे ही हो जाता, क्या कर रहे हो जी। देखो 0.20 के कितना आ गया, 124। अब सर इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट भी तो पता होनी चाहिए। तो यूनिट देखो फॉर्मूले से ही निकालते हैं, मैं वहां नहीं बताई थी। कंडक्टिविटी की क्या है, देखो कंडक्टिविटी की है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। लीटर को आप उसको ब्रेक कर दोगे, है ना, तो किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। और इसको अगर मैं यहाँ पे बताऊं आगे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 +3, और मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो यूनिट क्या आ जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमने यूनिट वहां नहीं निकाली थी तो मैं आपको यहाँ बता दी, उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, यूनिट, तो यूनिट क्या आ जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई,
मोलर कंडक्टिविटी आ गई। तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप न्यूमेरिकल कर ले जाओगे, डेफिनेशन याद होगी तो आप थ्योरी लिख दोगे, है ना। तो ये बातें पता होनी चाहिए। उसको समझाने की कोशिश करी थी मैंने, है ना, क्योंकि वो बुक में नहीं दिया है ऐसे, वो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, तो फॉर्मूला तो याद कर ही लो। फिर आंसर आ गया, वैल्यू लगाना आ गई। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जो कि क्या कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर केसीएल। यहाँ पे हमें क्या दे दिया, यहाँ पे फिर से हमको मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है कितनी आपके पास 0.001 मोलर, है ना। और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस, पूरा पढ़ो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, ये तो सॉल्यूशन के बारे में बात की, रेजिस्टेंस उसने यहाँ पे दी है, यूनिट से भी देख सकते हो। तो रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है 1500 ओम, ठीक है। और हमसे पूछा गया है सेल कांस्टेंट, हमें सेल कांस्टेंट बताना है। सेल कांस्टेंट को जनरली बुक में कैसे डिनोट कर दिया जाता है, जी स्टार से, ठीक है। और किसके बराबर होता है ये, एल अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक। तो कब बताना है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ, इतने ही मोलर सॉल्यूशन की उसने कंडक्टिविटी भी दे दी, यानी कि कापा दे दिया कितना 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपके सामने क्या है, आपके सामने मोलैरिटी है, रेजिस्टेंस है और कंडक्टिविटी है, जिसकी हेल्प से आपको सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि एल अपॉन ए कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस क्या होता था, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता था बताना जरा। रेजिस्टेंस होता था सर रो एल अपॉन ए होता था कि नहीं होता था। और रो को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कापा लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होते हैं, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का इनवर्स ही तो होते हैं कि नहीं होते हैं, लिख रहा है उधर, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया एल अपॉन ए, तो इसको इधर ले जाओ, ये क्या हो गया, एल अपॉन ए तो क्या होता था, सेल कांस्टेंट होता था, इसको जी स्टार से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास सेल कांस्टेंट का एक फॉर्मूला निकल के आया, जो कि है रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। और इसको अगर सिंबल्स के टर्म्स में लिखें तो जी स्टार क्या है, आर इंटू कापा। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। कंडक्टिविटी दी है, क्या दिया है, व्हाट इज द कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी, हाँ कंडक्टिविटी दी है, रेजिस्टेंस दिया है, तो इस दोनों को लगा के आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लो यहाँ पे, देखो चलो इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो जी स्टार और हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है 1500 ओम, है ना। और ये क्या है, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 0.146 इंटू 10⁻³ और ये क्या है साइमन सेंटीमीटर। तो साइमन को हम कैसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स करके। तो ओम इनवर्स से ओम चला गया, तो ये कितना बचेगा 1500 इंटू मल्टीप्लाई कर दो उसका, ठीक है, क्या हो जाएगा 1500 इंटू 0.146, ये आ गया 219 इंटू 10⁻³ और ये सेंटीमीटर इनवर्स बचा रह गया, यही तो यूनिट होती थी सेल कांस्टेंट की। लेफ्ट में पॉजिटिव होता है, इधर ले आओ 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके सामने क्या आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देख लिया सेल कांस्टेंट का नया फॉर्मूला, जो कि क्या होता है रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, कंडक्टेंस दो तरीके की होती है,
मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रोलिटिक में आयंस की वजह से। देन हमने देखा था क्या कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिर देखा कंडक्टेंस क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है। उसको हमने आगे बढ़ाते हुए मोलर कंडक्टिविटी देखा, जिसका फॉर्मूला क्या आया था, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। फिर हमने उस पर क्वेश्चन किया और एक थोड़ा सा मतलब सेल कांस्टेंट पे भी क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, तो वो आपके सामने ले आया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम यही कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखेंगे अपॉन डाइल्यूशन। मतलब आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हो, उसमें सॉल्वेंट और डालते जा रहे हो, सॉल्यूट कम होता जा रहा है, या फिर आप कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो, दोनों बात एक ही है। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन क्या होगा कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके लिए आपको इसकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। इतना रिवाइज करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।